हम आगे का देखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज की उपलब्धता एक सेम इम्पोर्टेंट कंडीशन है, एक शर्त है आवश्यक। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हाइंडर डेवलपमेंट। परंतु टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में जो चेंजेस के अभाव में, जो परिवर्तन चेंज है, इट मीन्स जो चेंज होते रहते हैं, उसके लैक में, एब्सेंस में हम सिर्फ संसाधनों की एबिलिटी से ही विकास संभव नहीं है। अभी हमने ऊपर वाली लाइन में देखा था कि एक नेसेसरी कंडीशन है किसी रीजन की डेवलपमेंट के लिए, बट अगर इट मीन्स विदाउट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के हम ओनली रिसोर्सेज के होने से ही डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मान लो किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज तो हैं, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजी हमने प्रोवाइड नहीं करवाई है, वहाँ हमने इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं किए हैं, तो विदाउट टेक्नोलॉजी और विदाउट इंस्टीट्यूशंस हम उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें होती हैं, तीनों कंडीशंस होती हैं। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में कई ऐसे रीजन्स हैं दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज में क्या है, रिच है। इट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, बट लेकिन दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। रिसोर्सेज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इट मीन्स देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो रिसोर्सेज में बिल्कुल समृद्ध हैं, प्रोस्परस हैं, वे भी, लेकिन वो आर्थिक रूप से बैकवर्ड रीजन्स हैं। आर्थिक रूप से वो पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। रिसोर्सेज हैं वहाँ लिमिटेड, बट फिर भी वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ऑन द कंट्रेरी देर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्सेज। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ ऐसी रीजन्स हैं जो रिसोर्सेज में पुअर है, इट मीन्स वहाँ संसाधनों की कमी होते हुए भी दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, वो आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब हमने दो बातें यहाँ देखी हैं कि रिसोर्सेज हैं फिर भी वो बैकवर्ड है, दूसरे पुअर हैं रिसोर्सेज में लेकिन फिर भी डेवलप है। अब आपको कुछ रिसोर्सेज का नाम बताना है कि आर्थिक रूप से तो वो बैकवर्ड है और संसाधन लेस हैं, वो रिसोर्सेज लेस हैं, ठीक है, बैक और इकोनॉमिक डेवलप्ड जो अभी हमने देखे। इट मीन्स आपको ऐसे स्टेट का नाम बताना है जो वहाँ पे संसाधन है परंतु वो आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो संसाधन विहीन है परंतु आर्थिक रूप से विकसित है। जो लाइनें हमने दो पर पढ़ी हैं उनके आपको एग्जाम्पल बताने हैं। द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders। देखिए, उपनिवेशन का इतिहास, कोलोनाइजेशन, आपको पता है हमारा इंडिया भी एक कॉलोनियल था, ब्रिटिशर्स का, अमेरिका भी था और भी कंट्रीज़ थे। ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट कंट्रीज़ के ऊपर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रखा था। तो देखिए, जो कॉलोनाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो रिवील्स हमें बताती है कि रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज़, कि जिन जिन कॉलोनीज़ में, जिन जिन उपनिवेशों में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो वो फॉरेन इन्वेडर्स आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए वो मेन अट्रैक्शन, मुख्य आकर्षण रहा है। इट मीन्स विदेशी आक्रमणकारियों ने उन कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया जहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। इट मीन्स उनका मेन अट्रैक्शन था रिच रिसोर्सेज वाली कंट्रीज़ की साइड। आपने अपने भारत में भी तो देखा है ना, नादिर शाह ने अटैक किया, अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, बाद में ब्रिटिशर्स तो आ ही गए थे। आप जानते हो ना, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यही सब बातें होती हैं। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit resources of their regions and establish their supremacy over the colonies। और जो उपनिवेशकारी देश होते हैं, इट मीन्स आप ब्रिटिश लगा सकते हैं, उन्होंने, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बेहतर टेक्नोलॉजी के हेल्प से उन्होंने उपनिवेशों की जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लोटेशन किया। ब्रिटिशर्स के पास तो बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ वगैरह उनको डेवलप कर ली थी बहुत पहले ही। तो उपनिवेशकारी देशों ने हाई टेक्नोलॉजी की हेल्प से उपनिवेशों के जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लोटेशन किया तथा उन पर अपना डोमिनेंस स्थापित किया, एक्सप्लोइट तो कर दिया उनको, और इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी अपनी सुपर पावर उनके ऊपर, कॉलोनीज के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलप ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technological development and institutional changes। देखिए, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अतः रिसोर्सेज किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में तभी अपना योगदान दे सकते हैं जब वहाँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उपयुक्त टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो।
आता है। संसाधन किसी भी रीजन के विकास में तभी अपना योगदान दे सकते हैं जब वहाँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए जाएं। इट मीन संस्थाओं में चेंज किए जाएं और टेक्नोलॉजी और अप्रोप्रिएट उपयुक्त हो। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया ने, अपने भारत देश ने इसका जो अनुभव है, उपनिवेश के विभिन्न चरणों का जो अनुभव है वो किया है। आपके उपनिवेश हम रह चुके हैं ब्रिटिशर्स के। देयरफॉर इन इंडिया development in journal and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people। अतः भारत में जो डेवलपमेंट है वो सामान्यतः तथा डेवलपमेंट, रिसोर्सेज डेवलपमेंट लोगों के मुख्य संसाधनों की अवेलेबिलिटी पर ही आधारित नहीं था। इट मीन्स भारत में डेवलपमेंट हुआ तो ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, वो लोगों के मुख्य जो संसाधन है उसकी उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, जो मानव रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी को यूज़ किया और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। इट मीन्स भारत का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसोर्सेज के थ्रू डेवलपमेंट हुआ हो, नहीं, उस टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज की और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, इन सब ने अपनी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है भारत के डेवलपमेंट में। क्योंकि हमारी लाइन यहीं पे थी ना कि लास्ट 5 डिकेड से हम डेवलप कर रहे हैं भारत। अब देखेंगे हम, देखिए हमने इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग देखी, भारत में देखी। देन हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, संरक्षित सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। देखिए रिसोर्सेज है वो किसी भी तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण वाइटल भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका। रैशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये लाइन हमने देखी थी। परंतु रिसोर्सेज का जो हम इरेशनल होता है बिना बुद्धि, मतलब विवेकहीन, बिना अपनी माइंड को यूज़ किए, बिना अपनी विजडम को यूज़ किए, इरेशनल, विवेकपूर्ण अगर हम इसका कंसेप्शन वो करते रहे और ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर होता है ना अति, हद से ज़्यादा यूटिलाइज करना, अति उपयोग के कारण कई सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, अगर हम इरेशनल कंसेप्शन करते रहे और ओवर यूटिलाइजेशन करते रहे तो। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स से ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कन्वर्जेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए बचाव के लिए विभिन्न लेवल्स के ऊपर रिसोर्सेज का संरक्षण आवश्यक है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण जो है बहुत से लीडर्स और थिंकर्स, चिंतकों के लिए एक चिंता का विषय रहा है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन, इंपॉर्टेंट लाइन आएगी अभी देखिए, एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता जो है, कंसर्न जो है व्यक्त किए, कुछ शब्द उन्होंने कहे हैं, कुछ लाइनें बोली हैं, आप इसको अंडरलाइन करें। देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। देखिए इस लाइन को अच्छे से, कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। हम पूरा किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते, उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लोइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉजेज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। देखिए हमारे पास ये तो उन्होंने बोल दिया कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट ही भरने के लिए नहीं, लेकिन उनके अनुसार अब उन्होंने कहा ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लोइटेशन नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी रूट काज ऑफ, ठीक है, ये कह रहे हैं कि विश्व वर्ल्ड लेवल पर जो रिसोर्सेज का जो डिप्लेशन है उसके लिए, विश्व स्तर पर संसाधन डिप्लेशन हार्स के लिए ग्रीडी, लालची, सेल्फिश, स्वार्थी व्यक्ति तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी की जो एक्सप्लोटेशन प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ये कह रहे हैं जो रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है वर्ल्ड के लेवल पर, इसके लिए ग्रीडी, सेल्फिश और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो एक्सप्लोइट करने वाली जो नेचर है वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट काज है वो रिसोर्स के डेवलपमेंट, रिसोर्स डिप्लेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे, ये 3 लोग
selfish, greedy और exploitation nature of modern technology. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. वो अत्यधिक प्रोडक्शन के विरुद्ध थे, इसके स्थान पर वो अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए. ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन के खिलाफ थे, बट वो चाहते थे कि इसके स्थान पर द प्रोडक्शन बाय द मासेस की बड़े बड़े जन समुदाय इसका उत्पादन करें. इट मीन्स पूरी कम्युनिटी मिलके. ये भी अच्छे हैं, ये बहुत ही मेन लाइनें हैं. एट द इंटरनेशनल लेवल, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968. देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिस्टमेटिक वे, इट मीन्स व्यवस्थित तरीके से संसाधन कंजर्वेशन, संरक्षण की जो वकालत है वो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी. ये अच्छा क्वेश्चन है. सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसॉफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय द सुखुमेकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल. अंडरलाइन करेंगे आप. 1976 में सुमेसर राइटर का नाम है, जिन्होंने बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल. और इस बुक में उन्होंने गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी, जो थिंकिंग थी, जो विचार थे, उनकी एक बार फिर से क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था गांधी जी के विचारों को. ये अंडरलाइन करेंगे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल. और राइटर कौन है, सुमेसर. द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वॉज मेड बाय द ब्रुटेनलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987. 1987 में ब्रुटेनलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर संसाधन संरक्षण में अपना योगदान किया था. This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for resource conservation. देखिए, ब्रुटेनलैंड में जो रिपोर्ट थी, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने पढ़ा था कि अंधाधुंध यूज ना हो और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ किया जाए, पीढ़ियों के लिए भी छोड़ा जाए रिसोर्सेज को. तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो संकल्पना है, ये ब्रुटेनलैंड में ही प्रस्तुत की गई थी. विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक, जो कि एक बुक के अंदर, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, इस बुक्स में ये जो रिपोर्ट है ये प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी. अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वॉज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील 1992. ये हमने पढ़ा था, अर्थ समिट, पहला सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, जिसमें एजेंडा 21 दिया गया था. हैं और डिफरेंट रूप्स में इसका यूज़ भी करते हैं. कहीं एग्रीकल्चर करके, कहीं फार्मिंग करके, कहीं भूमि अपने लिए हाउस बना के, कुछ भी. दस, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस. इसलिए भूमि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, संचार आपस में खरीदे, ये सब हम करते हैं. हाउ एवर लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फिनिट. ये देखिए, ये जो दिया हुआ है ना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है. लैंड जो है वो फिनिट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विद केयरफुल प्लानिंग. परंतु भूमि एक फिनिट, इट मीन्स सीमित संसाधन है, इसलिए जितनी भी भूमि हमारे पास अवेलेबल लैंड है फॉर वेरियस पर्पज़ के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, उसका उपयोग हम केयरफुल करें, इट मीन्स सावधानी से और प्लानिंग से करें. ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, नहीं, भूमि भी हमारे पास लिमिट है. इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. देखिए, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की फीचर्स, वैरायटी ऑफ रिलीफ, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, जैसे माउंटेन्स पर्वत, प्लेट्यू पठार, प्लेन्स मैदान और आइलैंड द्वीप पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, आपको अच्छे से पता है. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, इंपॉर्टेंट लाइन, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री.
43% भूमि क्षेत्र जो है वो मैदान है, जो कृषि और इंडस्ट्रीज़ के विकास के लिए सुविधाजनक है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, और पर्वत जो है वो पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर फैले हुए हैं। एंड एंश्योर परनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। और जो पर्वत है वो जो परनियल जो बारह मास, इट मीन्स ऑल टाइम पूरा थ्रोली ईयर बहने वाली जो नदियां हैं उनके फ्लो को सुनिश्चित करते हैं पर्वत, क्योंकि पर्वतों से नदियां बह के आती हैं। और टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, और इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी के लिए इम्पोर्टेंट है माउंटेन्स। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। और 27% जो है वो देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यूज है, और इस क्षेत्र में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन और फॉरेस्ट, वनों का अपार भंडार है। अब हमने लैंड के बारे में पढ़ा, इसमें जो दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि प्लेन कितने पार्ट्स पर है, 43% है, ठीक है, और जो पर्वत है वो 30% है, और प्लेट्यू 27। तो ये तीनों रेशियो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि का यूज़। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। जो लैंड रिसोर्सेज है वो अनेक उद्देश्यों से किया जाता है भूमि संसाधनों का उपयोग। फॉरेस्ट, वन के लिए। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जो कृषि के लिए अवेलेबल नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, बैरेन एंड वेस्टलैंड, बंजर भूमि होती है ना, और वेस्ट कृषि अयोग्य भूमि। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। ऐसी जो मतलब जिसको कृषि के काम में ना लाया जाए वो वाली भूमि, जैसे इमारतें बनाना, सड़कें या इंडस्ट्री। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फ्लो लैंड। देखिए लैंड के टाइप्स दिए हैं, बैरन लैंड आपको देखना है, वेस्ट लैंड पढ़ने को मिलेगा आपको, और अभी जो हमने देखा अनकल्टिवेटेड लैंड जिसको फैलो लैंड कहते हैं। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अनकल्टिवेटेड भूमि के अतिरिक्त अन्य अयोग्य भूमि। देखिए परमानेंट पोस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, स्थायी चारागाह, परमानेंट चारागाह, और अन्य ग्रेजिंग लैंड। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स नॉट इंक्लूडिंग इन द नेट शोन एरिया। विविध ट्रीज जो हैं, वृक्ष हैं, फसल है, उपवनों की अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ठीक है। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई, और मीन्स 5 के बाद वहाँ खेती कर सकते हैं, तो वो वाली भूमि, ठीक है। ये आपको बता रखा है कि कौन सी भूमि क्या होती है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए वेस्ट लैंड तो आप कह सकते हो ना, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। फैलो लैंड अभी आपने ऊपर देखा, ये क्या होती है, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। वर्तमान जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, फैलो लैंड हम उसको कहेंगे जहाँ 1 ईयर से खेती न की गई हो, और वेस्ट लैंड जहाँ 5 से। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। और जो आजकल की फैलो लैंड के अतिरिक्त अन्य जो भूमि है जहाँ 1 से 5 खेती न की गई हो, ये ईयर्स बता रखे हैं। नेट शोन एरिया अभी हमने देखा था, नेट शोन एरिया को शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कि कितना बोया गया क्षेत्र शुद्ध है टोटल भूमि में से। तो एरिया शोर मोर देन वंस इन 1 एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप एरिया। देखिए एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में जोड़ दिया जाए तो वह ग्रोस क्रॉप एरिया, सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए, एक कृषि को एक वर्ष में बोया और अधिक बोए गए क्षेत्र को उसमें ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। अब ये हमारा है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इसके बाद हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच।